प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपके किताब में से, हिंदी किताब में से जो गद्य भाग है उसके अंतर्गत जो पहली कहानी है उसको आरंभ करूँगा। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में मैंने सामान्य जानकारी पूर्व पीठिका के रूप में दे चुका हूँ और आज आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में से जो पहली कहानी लगाई गई है उसको मैं आरंभ कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आपको मालूम है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उनको सभी लोग हिंदी साहित्य के लोग जानते हैं और उनका नाम है प्रेमचंद जी। और उन्हीं की कहानी को आपके किताब में लगाया है। तो इसलिए अब उसका शीर्षक जो है उस कहानी का बड़े घर की बेटी। आपको मालूम होगा बड़े घर की यानी अमीर घर की लड़की कहाँ आती है, उसका ब्याह होकर के एक दूसरे घर के अंदर वो शादी होकर के आ जाती है। तो आ जाने के बाद अभी वहां पर क्या परिवार के अंदर क्या समस्या आती है उसके बारे में इस कहानी के अंदर प्रेमचंद जी बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेमचंद जी के बारे में संक्षिप्त उनका परिचय देकर फिर बाद में कहानी को मैं आरंभ करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट, कहानीकार कहा जाता है और उनका जन्म काशी के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, लमही नामक गांव के अंदर जुलाई 31 को 1880 में उनका जन्म हुआ और उनके पिताजी का नाम अजायगर है और माता का नाम आनंदी देवी। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो घर पर ही पढ़ाई करके इंटरमीडिएट और बीए की परीक्षाएं पास करते हैं और इनका जीवन कष्टकर समस्याओं से भरा हुआ था। पहले ये नवाबराय नाम से उर्दू भाषा के अंदर लिखते थे और उसके बाद प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। इस प्रकार एक बहुत बड़े साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार माने जाने वाले प्रेमचंद जी का नाम हिंदी साहित्य के अंतर्गत बड़े आदर के साथ उनको लिया जाता है और इनके जितने भी कहानियां हो, उपन्यास हो, जितने भी हमारे देश के अंदर जो अलग अलग भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के अंदर इन उपन्यासों का, कहानियों का तर्जुमा या अनुवाद जो है हो गया। इस प्रकार एक प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि प्रेमचंद जी की एक विशेषता क्या है, वे अपने आजू बाजू में जो गांव के अंदर रहने वाले जो सामान्य पात्र को भी एक पात्र बना करके वो उस जमाने के अंदर गरीबों की, किसानों की क्या क्या परेशानियां थी उन सभी को जो है उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपने कहानियों में, उपन्यासों में चित्रित किया है। इस प्रकार एक बड़े उपन्यासकार, कहानीकार प्रेमचंद जी माने जाते हैं और उनकी जो उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि उनके उपन्यास हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत लगभग 300 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं और वो सारी कहानियां मानस सरोवर के अंतर्गत उसके 8 भागों के अंदर संकलित है। और उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे जैसे करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। और उनकी मृत्यु जो है अक्टूबर 8, 1936 में इनकी मृत्यु हो गई।
सो इस प्रकार एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कहानीकार उपन्यासकार प्रेमचंद जी हैं। तो आज उनकी एक सुप्रसिद्ध कहानी आपके लिए लगाई गई है। लगाने का मुख्य कारण यह है कि बड़े घर की बेटी एक परिवार में आने के बाद वो क्या करती है इसके बारे में। सो आमतौर पर प्रिय विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि बड़े घर की बेटी एक दूसरे घर में जब जाती है तो अगर उस घर में जाने के बाद उसके पिताजी के घर में जो सुख सुविधाओं में जो पली थी, यहाँ पर उसको जो कोई चीजों की जो कमी नहीं थी, वहां जाने के बाद कुछ ना कुछ बदलाव आ ही जाता है। दोनों घर बराबर नहीं होते हैं, लेकिन आमतौर पर इसीलिए लोग कहते हैं कि बड़े घर की बेटियों को अगर हमारे घर में लाएंगे तो वो टिकती नहीं है, उनका स्वभाव जो है बराबर का नहीं रहता, वो रौब जमाती हैं, वो धाक जमाती हैं। इसलिए उनको लाने के बाद हमारे घर के अंदर परिवार चलाना नामुमकिन है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग ऐसी धारणा रख करके रहते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ने एक नई बात बताई है, अर्थात बड़े घर की बेटियों के अंतर्गत भी एक ऐसा महान गुण, एक ऐसा आदर्श रहता है जो दूसरे घर में जाने के बाद उस माहौल के अंदर, उस वातावरण के अंदर भी वो घुल मिल जाती हैं। अर्थात अपने पिताजी के घर में शायद कितनी भी अमीरी क्यों ना हो, कितनी जो है एक प्रकार से संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन दूसरे घर में जाने के बाद वहां पर कुछ कमियां उनको दिखाई क्यों ना दे, लेकिन उसके साथ में एडजस्ट होकर, उसके साथ में कह मिलकर जाती हैं। तो ये बात प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। अर्थात बड़े घर की बेटियों के अंदर भी एक ऐसा आदर्श है, उनको भी मालूम है कि मुझे मेरा ये पति का घर है, मुझे इसी के अंदर रहना है, इसी के अंदर मरना है और मैं यहां पर रहूंगी, ऐसी बात उनके अंदर भी रहती है। इस बात को उन्होंने इस कहानी के अंदर बताते हैं। और ये कहानी आपको मालूम है कि लगभग प्रेमचंद जी की मृत्यु 1936 में भी, समझ लो कि आज समय कितना बीत गया है, 90 साल, लगभग 90 साल पकड़ लीजिएगा। ये 90 साल की के अंतर्गत ये समय में ये जो कहानी लिखी गई है, लेकिन आज भी इसका वातावरण आज हमारे समाज के अंदर, घरों के अंदर ऐसा ही वातावरण दिखाई देता है। आज भी उस जमाने में 90 साल के पहले ये कहानी लिखी गई थी। प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण कैसा है देखिए, कि उन्होंने 90 साल पहले ये बात अपनी कहानी में इसको रख दी थी, बता चुके थे, लेकिन आज भी वो वातावरण आजकल के घरों के अंदर, समाज के अंदर हमें दिखाई देता है। इसीलिए प्रेमचंद जी की इस कहानी का चयन करके आपके लिए, आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है। दूसरी बात ये भी है कि हमें अपने परिवार के अंदर लोगों, सारे सदस्य मिलजुल कर रहकर उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, तभी जाकर के परिवार संभलता है, अन्यथा बिखर जाता है। इसीलिए इस कहानी को लगाया गया है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इतना बताने के बाद अभी ये कहानी जो है एक प्रकार से आरंभ होती है। कहानी के अंतर्गत आपको मालूम है कि कहानी कहां से उसके अंदर आने वाले पात्र जो है, देखिए दो परिवार होते हैं, एक लड़के का एक लड़की का। अर्थात लड़की लड़के के घर में आती है, तो लड़के का घर जो है वो कौन सा है, यहाँ पर पात्र बेनी माधव सिंह, बेनी माधव सिंह नाम के एक बहुत बड़े जमींदार है। तो उनका है प्रकार से वे जमींदार और उनका परिवार, और यहाँ पर लड़की के पिताजी भूप सिंह और उनकी बेटी का नाम आनंदी, और इनके दो बेटे बेनी माधव सिंह और श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह। इस प्रकार ये पात्र जो एक प्रकार से इसमें आने वाले हैं। तो अभी मैं सीधे से आपको कहानी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, बेनी माधव सिंह गौरीपुरा गांव के जमींदार थे। यहां पर कहानी आरंभ होती है तो घर का जो स्वामी होता है, जो बड़े होते
एक जमाने में इनके पितामह, इनके दादाजी ने का एक बहुत बड़ा नाम है, अभी कुटुंब से या कहे वंश से कहे नाम आ जाता है। तो बेनी माधव सिंह के पितामह क्या है, अपने गांव के अंतर्गत क्या बना चुके थे, एक तालाब और एक मंदिर उन्होंने एक प्रकार से बनवाया था, और आज भी उसकी मरम्मत नहीं कर सकते, और ये क्या है, एक कीर्ति की बात मानी जाती है। अर्थात उनके पितामह ने गौरीकुआं गांव के अंतर्गत एक तालाब बनाया और एक मंदिर भी उन्होंने बनाया था, आज भी उनका नाम वहां पर है। ऐसे में क्या होता है कि मानो एक कहते हैं दरवाजे पर एक हाथी झूमता था उस जमाने में। इस जमाने में उनके पितामह के जमाने में उनके घर में एक हाथी मतलब एक हाथी रखना मतलब क्या है, एक बड़े गौरव की बात, एक अमीरी की बात। ऐसे ही कोई लाकर के हाथी रखता नहीं है। आजकल के जमाने में हाथी रखना पैसे उसका पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले के जमाने में अगर हाथी है तो उसका वजन, उसकी अमीरी वहां पर देखने को मिलती थी। इसलिए उस जमाने में उनके घर में एक हाथी झूमता था। लेकिन आज क्या हो गया है, एक बूढ़ी भैंस जो क्या है, बहुत ही दुर्बल है, कृषक है, ऐसी एक भैंस है, लेकिन सुबह और शाम वो क्या करती थी, दूध बराबर से देती थी, और अक्सर उसको दूध निकालने के लिए कोई ना कोई नौकर वहां पर जाकर के हांडी लेकर के बैठ जाता है। और बेनी माधव सिंह की आधी से अधिक कमाई वकीलों के लिए वो दे चुके थे। अर्थात जो भी जमीन जायदाद होती है उसको अदालत के अंदर लड़ने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो ज्यादा से जो कमाई करते थे, आधी कमाई उनकी वकीलों को देने के लिए या उस केस को लड़ने के लिए कमाई चली जाती थी। लेकिन क्या होता था, आधी कमाई उधर जाने के बाद अभी उनको कुल मिलाकर के जो है उनकी संपत्ति क्या है, 1000 वार्षिक उनका आय था। आय मतलब क्या, इनकम, उनकी एक साल की इनकम 1000 रुपए आज कुछ भी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है, इसलिए उस जमाने के मुताबिक यहां पर प्रेमचंद जी ने बताया है। अर्थात जो 1000 रुपए उनका वार्षिक आय था, तो ऐसे में क्या हो गया, उनकी वर्तमान आय 1000 रुपए से वार्षिक उन्नति। ठाकुर साहब के अभी 2 बेटे थे। ऐसे में बेनी माधव सिंह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह है और दूसरा जो बेटा है लाल बिहारी सिंह। तो बड़ा बेटा क्या करता था, बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह उस जमाने के अंतर्गत वो बीए की परीक्षा को पास कर चुका था। अंग्रेजी के अंदर बीए की परीक्षा पास कर चुका था। दिखने के लिए एकदम बारीक और उसका चेहरा भी एक तरह का कुरूप था, लेकिन क्या है, उसने उस जमाने के अंतर्गत अंग्रेजी की भाषा के अंतर्गत भाषा को लेकर बीए की डिग्री प्राप्त कर चुका था, और यही उसके लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई थी। दूसरा जो बेटा है लाल बिहारी सिंह। लाल बिहारी सिंह क्या करता था, वो दोहरे बदन का, दोहरे मतलब डबल यानी मोटा ताजा, जैसे पहलवान की तरह वो था, और दिखने के लिए कैसा था, बहुत ही सजीला और सुंदर व्यक्ति लाल बिहारी सिंह था। तो ऐसे में वह सुबह क्या करता था, सुबह उठते ही भैंस का 2 सेर दूध वह पीता था, इसलिए वह एक तरह का बलिष्ठ आदमी था। लेकिन श्रीकंठ सिंह क्या है, कैसे वो बीए की परीक्षा पास करने के बाद में हमेशा उसको वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत बड़ा विश्वास था। वैदिक मतलब है आयुर्वेदिक जो ग्रंथ होते हैं, जड़ी बूटियों की दवाई देने का जो वैद्य होता है, उस कोर्स के बारे में कह सकते हैं, उसके बारे में उसको रुचि थी। इसलिए क्या है, उसके ऊपर विश्वास रख करके वो क्या करता था, बड़े बड़े आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन करने में लगा रहता था। कभी कभार वो लाहौर और कलकत्ता के अंतर्गत जो बड़े बड़े आयुर्वेदिक
वैद्य हैं, उनसे उसकी क्या है बातचीत लिखा पढ़ी हुआ करती थी। और उसके कमरे से एक खरल मधुर और कर्ण मधुर क्या है आवाज हमेशा जो है सुनाई देती थी। इस प्रकार कौन था? श्रीकंठ सिंह था। लेकिन अभी बात ऐसे आ गई कि श्रीकंठ सिंह अंग्रेजी के अंदर बीए की डिग्री लेने के बाद, उपाधि लेने के बाद, उसको अंग्रेजी सभ्यताओं पर, उसके प्रथाओं पर उसको विश्वास नहीं था। वह किसके ऊपर उसको विश्वास था? हमारे हिंदू सभ्यता के ऊपर या हमारे धार्मिक जो सभ्यताएं हैं उसके ऊपर श्रीकंठ सिंह को बड़ा विश्वास था, भरोसा था। इसलिए डिग्री तो उसने अंग्रेजी में प्राप्त कर ली, लेकिन अंग्रेजी प्रथाओं से, समस्याओं से, उनके सभ्यता से जो है उसको एक प्रकार से क्या था, मानो एक विरोध था, ऐसी बात। तो ऐसे में क्या हुआ कि दूसरी बात ये भी हो गई कि गांव के अंदर, यानी गौरीपुरा गांव के अंदर दशहरे का समय आता, उस संदर्भ में रामलीला का जो उत्सव होता, उस संदर्भ में श्रीकंठ सिंह खुद कोई ना कोई पात्र ले लेते थे। कोई रावण का पात्र कह सकते हैं, रामलीला के अंदर होता है ना, ऐसा कोई पात्र वो हर साल रामलीला के उत्सव के अंदर धारण करते थे। इसलिए गांव के अंदर सारे लोग जो है उनको बड़े प्यार से देखते थे। दूसरी बात ये भी है कि उनको क्या हो गया था कि वो रामलीला के एक सबसे बड़े जो है उपासक हो गए थे। और आजकल के जो स्त्रियां हैं उनको किसी क्या है कुटुंब में आने के बाद में या शादी हो जाने के बाद किसी कुटुंब में आते हैं तो वहां पर जो है मिलजुल करके नहीं रहते। जैसे क्या है सम्मिश्र जो परिवार होता है, अविभक्त परिवार, उसके अंदर श्रीकंठ सिंह को बड़ा विश्वास था। और लेकिन आजकल की जो स्त्रियां हैं संयुक्त परिवार के अंदर मिलजुल कर न रहने की उनकी अरुचि को देखकर वो समझते थे कि ये स्थिति हमारे समाज के लिए, हमारी जाति के लिए, देश के लिए बड़ी हानिकारक है। इसलिए बहुत सारे गांव की लड़कियां, नारियां परिवार के अंदर, संयुक्त परिवार के अंदर विश्वास रखने के कारण उनको उनकी निंदा करते थे। यहां तक कि कुछ स्त्रियां उनसे वैर भी कर लेती थी, क्योंकि वो क्या है अविभक्त या सम्मिलित परिवार के उपासक थे। क्योंकि आधुनिक स्त्रियों को सम्मिलित परिवार अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लोग, वो स्त्रियां श्रीकंठ सिंह के इस इरादे से थोड़ा दूर रहते थे। यहां तक कि उनकी पत्नी कौन है, उसका नाम आनंदी, उनकी पत्नी को भी इस बात से, सम्मिलित परिवार से विरोध था। ऐसा नहीं कि ऐसी बात नहीं है कि मानो उनको, उस आनंदी को इस विचार से थोड़ी विरोध था। किस लिए? इसलिए कि क्या, इसलिए कि नहीं कि उसे अपने सास ससुर, अपने देवर जेठ आदि से कोई घृणा थी, ऐसी कोई बात नहीं है। आनंदी का विचार था कि जहां तक हो सके हम परिवार के अंदर, सम्मिलित परिवार के अंदर जाकर घुल मिलकर रहने की कोशिश करना चाहिए। जो भी वहां पर समस्या है उसको लेकर परिवार को चलाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन तब भी अगर कोई परिवार संभल नहीं गया, आए दिन हर दिन वहां पर झगड़ा होने लगा, तो ऐसी दशा के अंतर्गत हमें अलग होकर अपनी खिचड़ी क्या करना चाहिए, अपनी खिचड़ी अलग पकानी चाहिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना ये मुहावरा है। और इसका अर्थ क्या है कि जब हम सम्मिलित परिवार में जाते हैं तो वहां पर जहां तक उसके एडजस्ट होकर के परिवार चलाने की कोशिश करना, जब होता ही नहीं है, हर दिन झगड़ा ही होता रहता है, तो ऐसे संदर्भ के अंदर हमें अलग रहना चाहिए। ऐसी बात किसके मन में आ गई थी? आनंदी है, श्रीकंठ सिंह की पत्नी जो आनंदी है, आनंदी के विचार थे, ऐसी बात। तो अभी यहां पर बात आ जाती है अभी आनंदी के घर का परिचय। अभी ये परिचय क्या हुआ? बेनी माधव सिंह का परिवार, उनके 2 बेटे थे, वो कैसे
प्रकार के थे, क्या करते थे इसके बारे में। तो अब यहाँ पर श्रीकंठ सिंह क्या एक समाचार पत्र के अंदर वो काम करता था, दफ्तर में जाकर के लाल बिहारी सिंह अट्टा कट्टा खा करके रहता था और ऐसी बात। लेकिन अभी आनंदी के घर का वर्णन आता है, लड़की के घर का वर्णन आता है। तो अभी क्या हो गया कि आनंदी जो है वो उच्च कुल की, वो भी क्या है उच्च कुल की। बेनी माधव सिंह भी एक बहुत बड़े जमींदार हैं, जमींदार मतलब लैंड लॉर्ड कहते हैं। और उसी प्रकार भूप सिंह भी, वो भी क्या है एक प्रकार से बड़े जमींदार और क्या है किसी रियासत के तालुकेदार। तालुकेदार मतलब क्या है पूरा तालुका का कंट्रोल करने वाले बड़े का अधिकारी, ऐसे थे वो भी। कौन? भूप सिंह। और क्या हो रहा था, मानो उनके घर में उनके लिए रहने के लिए बड़ा विशाल भवन, बड़ा का घर। उसके बाद उनके घर पर भी एक हाथी रहता था। और उसके बाद क्या है 3 कुत्ते, बाज, शिकरे आदि पक्षी है, शिकार करने के पक्षी हैं। और उसके बाद झाड़ क्या फानुस ऑनररी मैजिस्ट्रेटी है ना, उतना बड़ा अधिकार। मैजिस्ट्रेटी मतलब क्या है, उतना बड़ा पावर, उतना अधिकार, एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में भूप सिंह थे। उनको उनकी भी क्या है, उनको कोई कमी नहीं थी। हर चीज उस पेशे के अनुसार, उस अधिकार के अनुसार उनको सब कुछ, घर हो, खाने पीने की चीजें हो, सारी सुविधाएं हो, सब कुछ भूप सिंह जी को मिल चुकी थी। लेकिन बात ऐसी है कि उनके 7 बेटियां थी। दुर्भाग्य से क्या हुआ, उनकी 7 बेटियां थी, उनको एक भी बेटा नहीं हुआ। क्या हुआ, 7 बेटियों हो जाने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 3 बेटियों की शादी करते हैं। पहले जो 7 में से जो पहले 3 हैं, पहला, दूसरी, तीसरी, इन तीनों की शादी एक बारी में करते हैं। और एक बारी से करने के बाद उनके ऊपर जो कर्जा वगैरह लेकर के इन तीनों बेटियों की शादी करते हैं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ, कर्ज का बोझ उनके सर के ऊपर आ गया, बहुत खर्चा हुआ उसको। इसलिए अभी सोचते हैं कि आगे मुझे मेरे और 4 बेटियां हैं, तो उनकी भी शादी करना है, कैसे करूंगा। अब मैं 3 बेटियों की शादी किया तो इतना खर्चा हो गया, तो इसलिए वो क्या करते हैं, थोड़ा खर्च करने के लिए कहे डरने लगे। ऐसे में अभी 4थी बेटी कौन थी, आनंदी थी। अर्थात इस कहानी के अंतर्गत आने वाली मुख्य पात्र श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी, वो भी बड़े घर की बेटी। तो इसलिए आनंदी भूप सिंह की 4थी बेटी थी। और अपने 7 बेटियों के अंदर आनंदी से भूप सिंह को बड़ा लगाव, बड़ा प्रेम, और उनकी एक लाडली बेटी समझी जाती थी। दिखने के लिए भी बहुत ही सुंदर आनंदी और गुणवान, चरित्रवान लड़की थी आनंदी। इसलिए उन्होंने सोचा अभी 4थी बेटी की आनंदी की शादी करना है। तो कैसे करना है, पहले तो मैंने 3 बेटियों की शादी कर चुका हूं, बहुत सारा कर्ज मेरे सर के ऊपर है, लेकिन अब इस बेटी की भी शादी करना है, अच्छे घर में ब्याह करके देना है। लेकिन क्या है, कर्ज भी, खर्चा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मेरी बेटी का भाग्य भी दुर्भाग्य बनकर न रहे, ऐसे घराने के अंदर मुझे शादी करके देना है। इस प्रकार वह क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। सोचने के बाद क्या हुआ, अचानक एक दिन श्रीकंठ सिंह यानी बेनी माधव सिंह का बेटा, वो इनके घर पर आते हैं, किसके, भूप सिंह के घर पर आते हैं। और क्यों आते हैं, किसी चंदा वसूली करने, नागरिक प्रचार का चंदा वसूली करने के लिए वो आए थे। भूप सिंह श्रीकंठ सिंह के चरित्र को देखकर, गुण को देखकर वो रीझ गए, यानी खुश हो गए, लगा कि उनको लड़का अच्छा है, चलो मैं क्या करूं, अपनी बेटी आनंदी को श्रीकंठ सिंह के साथ में शादी करके दे दूं। तो अभी क्या हुआ, शादी श्रीकंठ के साथ आनंदी की हो गई। तो ये क्या हुआ, कहानी का पहला, कहानी के अंतर्गत जो है एक होता है। अब
शादी हो जाने के बाद अभी आनंदी जो है कहाँ ना पड़ा, उसको बेनी माधव सिंह के घर के अंदर बहू बन करके आनंदी आती है। आने के बाद अभी क्या हुआ, इस घर के अंदर नया माहौल, पहले माँ मायके के घर में थी, पिताजी के घर में थी, उसको कोई सुख क्या है सुविधाओं की कमी नहीं थी, हर चीज उसको वहां पर मिलती थी, कोई कमियां नहीं थी। लेकिन नए घर में आने के बाद बहू बन करके इस घर के अंदर पदार्पण करने के बाद यहाँ का माहौल उसके लिए एक नया सा लगने लगता है। और कैसा लगने लगता है, यहाँ का रंग ढंग क्या है बदल गया था और उसको नया सा लगने लगता है। लेकिन अपने मायके के घर में वह टीम टाम से रहती थी। टीम टाम में श्रृंगार करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और क्या है सज करके अपने मायके के घर में रहती थी। लेकिन यहां आने के बाद क्या है नाम मात्र के लिए भी कोई श्रृंगार की चीजें हों, अलंकार की चीजें हों, उसको यहाँ पर नहीं दिखाई देती। और यहाँ पर हाथी घोड़ों को तो छोड़िएगा, एक सजी हुई सुंदर बहनी भी यहाँ पर नहीं थी इस ससुराल के अंदर। उसके लिए एक अच्छा सा बिस्तरा कह सकते हैं या कोई अच्छी चीज उसको देखने के लिए नहीं मिली। वह शादी होकर आते समय एक क्या लेकर के आई थी, रेशमी स्लीपर। रेशमी स्लीपर पिताजी के घर से लेकर के आई थी, यानी सोने का वो बिस्तरा है अच्छा रेशम का, उसको लेकर के आई थी। लाने के बाद अभी उसको रखना है ना, रखने के लिए भी इस घर में यानी ससुर के घर में अच्छी जगह वगैरह नहीं उसको दिखाई नहीं देती। सो ऐसे में मकान देखिए क्या क्या समस्याएं वहां पर दिखाई देती हैं। मकान के अंदर किसके बेनी माधव सिंह के घर के अंदर क्या है, मकान के अंदर खिड़कियां नहीं है और जमीन पर फर्श नहीं है, यहां तक कि दीवारों के ऊपर सुंदर सुंदर अच्छे तस्वीरें भी वहां पर उसको दिखाई नहीं देती। ऐसे में एक नया माहौल सा उसको लगने लगता है। लेकिन क्या है ये घर कैसा था, एक सीधे साधे देहाती का घर ये था। तो ऐसे में वो क्या करती है, किंतु आनंदी थोड़े ही दिनों के अंदर, अर्थात ये नया माहौल है, इसको यहाँ बहुत सारे कमियों को देखती है आनंदी, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, ये अपना घर है, ये मेरा ससुराल है, ये मेरा पति का घर है, इसी के अंदर मुझे रहना है, जो भी कमियां हो उसके साथ में मिल करके रहना है। ऐसी बात इस अमीर घर की लड़की आनंदी के अंतर्गत ये गुण आता है। इसलिए जो भी माहौल वहां पर उसको बराबर का नहीं दिखा, उसी के अंदर चंद दिनों के अंदर, थोड़े ही दिनों के अंदर वो क्या करती है, उस अवस्था के अंदर ऐसे घुल मिल जाती है, उस वातावरण के अंदर ऐसे घुल मिल जाती है कि मानो उसने अपने मायके के घर के अंदर अमीरी को कभी क्या है एक प्रकार से देखा ही नहीं हो। अपने मायके के घर के अंदर उसने अपनी अमीरी को, मायके के घर की अमीरी को उसने कभी जाना ही नहीं हो, समझा ही नहीं हो। ऐसा समझ करके इस ससुराल के अंदर आकर के इस वातावरण के अंदर घुल मिल जाती है। तो यहां पर कहानी का पहला जो भाग है समाप्त हो जाता है। तो हमने देखा कि एक आनंदी बड़े परिवार की अमीर घर की लड़की है। आजकल की लड़कियां को हम लोग क्या करते हैं, शादी करके दे दे, वो उस घर के अंदर जाने के बाद अगर वहां पर कोई कमियां दिखाई दिए, वहां पर कोई समस्याएं दिए, एडजस्ट होने के लिए हिचकिचाती है। कभी कभार कुछ लड़कियां उसके साथ में सम्मिलित हो जाती हैं अपना घर समझ करके, लेकिन कुछ समझती है कि यहां पर मैं यहां पर बस नहीं सकती, मेरी जिंदगी यहां पर चलने वाली नहीं है, मेरे पिताजी के घर में तो ऐसा था लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी, इतने कैसे कष्ट उठाऊंगी। ऐसी बात आकर कुछ लड़कियां अपने ससुर के घर को छोड़कर फिर भागकर अपने मायके के लिए आती है, अमीर घर की लड़कियां। लेकिन यहां पर प्रेमचंद जी ने एक ऐसी बात बताई है इस कहानी के अंदर कि अमीर घर की लड़कियों के अंदर भी वो दया, वो सहानुभूति, वो दर्द सहने की शक्ति उनके अंदर भी है। इसलिए आनंदी एक बड़े घर की
बेटी होने के बावजूद अपने ससुर के घर में जाने के बाद वहां पर कुछ अलग ही रंग ढंग देखती है, माहौल अलग देखती है, कमियों को देखती है, फिर वो समझती है कि ये मेरा पति का घर है, मेरा घर है, मुझे इसी के अंदर रहना है। तो इसलिए सारे घर के लोगों से मिलजुल कर क्या है वह अपने आप को उस घर का एक सदस्य समझ करके वह परिवार चलाना आरंभ करती है, मानो उसने कभी अपने मायके के घर में अमीरी देखी ही नहीं हो, ऐसा गुण वो अपने अंदर लेकर परिवार को चलाती है। तो इस प्रकार पहला जो भाग है कहानी का यहाँ पर समाप्त होता है। अगला जो भाग है, अगली की कहानी में आगे की वीडियो में प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको उसके बारे में आगे की कहानी बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।